नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एटीएम लूटने की कोशिश की गई है। बदमाशों ने एटीएम लूटने की कोशिश की है। बदमाश एसबीआई के 2 एटीएम लूटने पहुंचे थे। पुलिस की गश्ती टीम ने साजिश को नाकाम कर दिया। कंकड़बाग थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि कंकड़बाग थाना क्षेत्र के साई हॉस्पिटल के पास बदमाशों ने एटीएम के ऊपरी हिस्सों को खोल लिया था, लेकिन तभी वहां पुलिस की गश्ती टीम पहुंच गई, जिसे देखते ही चोर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर रही है। दिखा जो बच गया। एटीएम को ऊपरी परत कबाड़ दिया था जी, बच गई। गश्ती के कारण बच गया। मामला क्या हुआ था, क्या जानकारी मिली थी? उस दिन हम नहीं थे, लेकिन हुआ कि प्रयास किया, बच गया। जानकारी में क्या मिली? जानकारी मिला है कि प्रयास किया था, लेकिन पुलिस बल के गश्ती के कारण एटीएम के कबाड़। और अगली खबर वैशाली से है, जहां चोरों का सक्रिय गिरोह काफी सक्रिय हो गया है। ताजा मामला महनार से है, जहां गंगा रोड में बड़ी दुर्गा मंदिर के पास स्थित कंचन आभूषण दुकान में बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। 2 चोर ग्राहक बनकर पहुंचे थे। दिन दहाड़े चोरों ने सोने की 3 चेन पर हाथ साफ कर दिया और चलते बने। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हरे रंग के कपड़े में दिख रहा चोर सोने की चेन देखते देखते काउंटर की आड़ में चेन को चुपके से पॉकेट में डाल लेता है। जब दूसरा शख्स वहां पहुंचता है तो ये चोर आसानी से दुकान से निकल जाता है। फिलहाल पुलिस इस फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने में जुटी हुई है। ग्राहक आया और हमसे डिमांड किया एक हनुमानी का। हमने हनुमानी दिखाया, उसने खरीद लिया। खरीदने के बाद वो फिर हमसे डिमांड किया कि आप बस चैन है तो चैन दिखाइए। चैन का हमने डब्बा ला के दिखाया। इसी बीच में से हाथ लगा करके और चकमा दे करके उसने वो एक चैन का पोलोथीन पंजे में छिपा करके और वो पॉकेट में रख लिया। वो हमको उससे पता नहीं लगा, लेकिन उसके जाने के बाद जब हम कैमरा खोले तो देखे कि अपना हमने स्टॉक मिलाया तो चैन घट रहा था, तो हमें कैमरा मिलाया तो हमने देखा कि उसे ये है इस ढंग से उसने चैन है सो चोरी करके और निकल गया। और बड़ी खबर वैशाली के महनार से है, जहां पानी बहाने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना महनार थाना क्षेत्र के अलीपुर हट्टा पंचायत के वार्ड संख्या 12 की है। मारपीट में दोनों तरफ से 2 महिला समेत 6 लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, इलाज के लिए पहुंचे 2 पक्ष अस्पताल परिसर में भी उलझ गए और वहां भी जमकर मारपीट होने लगी, जिससे कुछ देर के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। आगे नलका खोल के पानी दिलका, इतना पानी मारते हो ना कहती न की तो पानी काहे रहा वही पर सब मिलकर लाठी से सोटा से ईटा से मारने लगा। बैठले रह गई आगना का हमरा नाला में पानी बह गए, थोड़ा सा इतना रास्ता है तो वो पानी हमरे में बह ओहे लगी गाड़ी दे भरे रही तो पानी भर जाए तो पाइप ना रहे टंकी जब गिरा। और अगली खबर गिरिडीह से है, जहां धार्मिक स्थल में प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा मिलने से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। जमुआ थाना क्षेत्र में बलगो पंचायत के हरोड़े की ये घटना बताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने मामले की जांच के साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का नाराज लोगों को आश्वासन दिया है। लोगों ने बताया कि पिछले 10 जुलाई को कुछ बदमाशों ने मंदिर परिसर में एक पर्चा छोड़ा था और इसके बाद आज प्रतिबंधित मांस का मिलना गंभीर मामला है। लोगों ने समाज में उन्माद फैलाने में जुटे ऐसे तत्वों की पहचान कर
कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रशासन की टीम अपने स्तर से मामले की जांच में जुट गई है। तो न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि आखिर मंदिर परिसर में किसने मांस का टुकड़ा फेंका? आखिर कौन सद्भाव का माहौल बिगाड़ना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल कि इस तरह के असामाजिक तत्व कब कानून की गिरफ्त में आएंगे? अगली खबर का रुख करते हैं। आरा में कुछ बदमाशों का हाथ में कट्टा लेकर दबंगई करते वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बड़हड़ा के पश्चिम बबुरा पंचायत के शिवंचक गांव का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग अपने पड़ोसियों के साथ मारपीट करते हुए उन पर कट्टा तानते दिख रहे हैं। वहीं इस दौरान हाथ में कट्टा ताने शख्स फायरिंग भी करता है, लेकिन सामने मौजूद लोग फायरिंग में बाल बाल बच जाते हैं। इस घटना के बाद पीड़ित ने घटना के वीडियो और फोटो के साथ बड़हरा थाने में आवेदन भी दिया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि घटना के बाद 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस मामले में एसपी और एक्शन में आए हुए हैं और अब तक कार्रवाई नहीं करने पर थानाध्यक्ष को तलब किया है। मॉनसून सत्र के बाद आज से नीतीश का जनता दरबार लगने वाला है। जनता दरबार में मुख्यमंत्री कई विभागों से जुड़ी जनता की शिकायतें सुनेंगे। बिहार के अलग अलग इलाकों से फरियादी पहुंचे हैं। जनता दरबार को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, जुलाई का तीसरा सोमवार है आज, और सोमवार के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता की फरियाद सुनते हैं। जनता के दरबार में खुद मुख्यमंत्री बैठते हैं और ऐसे में आज फरियादियों की फरियाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुनने वाले हैं। उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि जुलाई महीने का तीसरा सोमवार है और हर महीने में 3 सोमवार मुख्यमंत्री जनता की फरियाद सुनते हैं। हालांकि पिछले सोमवार की हम बात करें तो जनता दरबार का आयोजन नहीं किया गया था, क्योंकि विधानसभा में मानसून सत्र शुरू होने वाला था। ऐसे में जो फरियादी आए थे वो मायूस होकर वापस लौट गए थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री जनता के दरबार में होंगे और जितने भी फरियादी आएंगे उनकी समस्याओं का निपटारा मुख्यमंत्री करेंगे। हालांकि जनता के दरबार में तमाम अधिकारी और जो लोग होते हैं वो होते हैं, और ऐसे में जो भी फरियादी अपनी फरियाद लेकर आते हैं मुख्यमंत्री उसी वक्त उस समस्या से छुटकारा दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि विपक्षी दलों की विपक्षी एकता की महत्वपूर्ण बैठक भी आज से शुरू हो रही है, लेकिन उस बैठक में शामिल होने से पहले आज मुख्यमंत्री जनता के दरबार में होंगे और फरियादियों की फरियाद सुनेंगे। हर सोमवार जो फरियादी होते हैं पूरे बिहार से मुख्यमंत्री से मिलने अपनी फरियाद लेकर जनता के दरबार में पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री भी उनकी फरियाद को सुनते हैं ऑनलाइन। हालांकि अब एप्लीकेशन दायर किया जाता है, ऑनलाइन ही आप मुख्यमंत्री से मिलने के लिए फरियाद कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग भी होते हैं जो मुख्यमंत्री से मिलने ऐसे भी चले आते हैं। हालांकि जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया होता है मुख्यमंत्री उनसे ही मुलाकात करते हैं और उनकी ही समस्याओं से जो निपटारा है वो दिलवाया जाता है। हालांकि आज तीसरा सोमवार है और मुख्यमंत्री विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने से पहले जनता की फरियाद सुनेंगे और जितने फरियादी आएंगे जो अपनी समस्या लेकर यहां पहुंचेंगे फैसला ऑन द स्पॉट होगा और मुख्यमंत्री के साथ जो तमाम अधिकारी होंगे उन्हें मुख्यमंत्री आदेश देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके जो फरियादी आए हैं उनकी समस्या से उन्हें निजात दिलाया जाए। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और गंडक के जलस्तर में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से नदी में फिलहाल 73,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, जो सामान्य जलस्तर माना जाता है। फिलहाल गंडक से बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से जलस्तर की अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मुन्ना राज। जल अधिग्रहण क्षेत्रों में रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। हम आपको वाल्मीकि नगर गंडक बराज की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए वाल्मीकि नगर गंडक बराज के जलस्तर में थोड़ी कमी जरूर आ रही है और जैसे ही नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्रों में बारिश थम रहा है तो धीरे धीरे गंडक नदी का जलस्तर भी नीचे गिरा है, जिसके बाद जल संसाधन विभाग के अभियंताओं ने राहत की सांस ली है। वहीं जिला प्रशासन ने सभी सीओ को
निर्देश जरूर दिया है कि जल संसाधन विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर जिन तटबंधों पर दबाव है उसकी मॉनिटरिंग करे और जहां भी थोड़ा दबाव बन रहा है वहां फ्लड फाइटिंग तत्काल शुरू किया जाए। तो नेपाल के तराई इलाकों में बारिश रुका है और जिसका सीधा असर गंडक नदी के जलस्तर पर पड़ा है और नेपाल के जलाधिग्रहण क्षेत्रों में जैसे ही बारिश रुकती है तो निश्चित तौर पर गंडक नदी के जलस्तर में भी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि वाल्मीकि नगर के तमाम ऐसे इलाके हैं जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से जुड़े हुए, वहां नदी का दबाव बना है और कई बिंदुओं पर कटाव का खतरा जरूर है, जिसको लेकर जल संसाधन विभाग की टीम उस इलाके में कैंप कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की खबर उत्तर बिहार के लिए जरूर है कि जैसे ही नेपाल के तराई क्षेत्रों में बारिश थमा है तो गंडक नदी के जलस्तर में कमी आई है, जिसके बाद जो उत्तर बिहार में जो फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा सामने नहीं आ रहा है। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर, गंडक बराज। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशादुल्लाह ने बड़ी बात कही है। चेयरमैन ने कहा कि सभी धर्म गुरुओं के साथ बातचीत करके इस पर फैसला लेना चाहिए। बाढ़ के अकबरपुर मस्जिद में न्यूज 18 से बातचीत में इरशादुल्लाह ने कहा कि अगर बातचीत कर इसे लागू नहीं किया गया तो ये मुसलमानों पर जबरन थोपने जैसा होगा। इरशादुल्लाह से बात की है संवाददाता अनिरुद्ध ने। यूसीसी को लेकर पूरे हिंदुस्तान में लोगों का मंतव्य जाना जा रहा है। देश में वो लागू हो या नहीं लागू हो, लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं। अभी हमारे साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशाद साहब हैं, उनसे जानते हैं क्या ये लागू होना चाहिए या फिर नहीं लागू होना चाहिए। क्या लगता है सर, ये लागू होना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड की मैं कभी मुखालफत नहीं की, लेकिन ये सब धर्म सारे लोगों के जितने भी बुद्धिजीवी हैं और इस देश के जितने धर्म गुरु हैं सारे लोगों से राय ले करके इस पे कोई भी कार्रवाई करनी चाहिए। ये बहुत दिनों से ये मामला चला रहा था, लेकिन कोई भी सरकारें, चाहे कांग्रेस की रही हो और जो भी सरकारें रही हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी ये कहा गया, लेकिन उन्होंने कभी इस पे ये नहीं किया कि नहीं ये वो सीसी को कभी जो है तो लागू हम नहीं करना चाहिए। इसके पहले हमारे आज हम मुख्यमंत्री जी शुरू से ही इसके मुखालफत करते रहे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में लागू नहीं होगा। ये हमारा सेकुलर देश है, यहाँ हर धर्म के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबको एक तरह की आज़ादी है, अपने धर्म पे कायम रहने की आज़ादी है, अपने अपने धर्म के अनुसार उनको अपनी इबादत, अपनी पूजा करने की आज़ादी है। आज ये बीजेपी सरकार, भारत की सरकार ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड थोपने की कोशिश की जा रही है, ये गलत है। इसके लिए पूरा देश जितने भी हैं, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सारे लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। इसकी मुखालफत करनी चाहिए, लेकिन खुद सिर्फ एक मुसलमान को टारगेट बना करके ये सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड थोपने की कोशिश की जा रही है। इस पर हमारे मुख्यमंत्री ने कल अपना बयान दिया है कि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड मैं बिहार में लागू होने नहीं दूंगा। लागू उसी समय होगा जबकि देश के जितने भी धर्म गुरु हैं, समाज के जितने भी लोग हैं, हर वर्ग के लोगों को सिर्फ इसकी राय लेनी चाहिए। और मुस्लिम समाज और ईसाई और सारे लोगों ने अपनी अपनी राय दी है और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इस पर चिंतन करे, इस पर सोचे और सोच करके इसमें देश में कोई ऐसा इनकलाब ना ला दे कि देश के सारे लोग, सारे धर्म के लोग परेशान हो जाए। मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा भारत सरकार के लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और यहाँ के जितने भी भारत सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, इन लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि इसको थोपने की कोशिश ना करें, लोगों से राय लेकर के इस काम को करें। यही मैं कहना चाहूँगा। ये था हमारे साथ मोहम्मद इरशाद, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। उन्होंने कहा सभी धर्म गुरुओं को एक साथ बैठा कर विचार करने के बाद ही इसे लागू करने का विचार किया जाए। अनिरुद्ध, न्यूज 18, बाढ़। और विपक्षी दलों की बैठक को लेकर एक बड़ी खबर है। सीएम नीतीश आज बेंगलुरु जाएंगे। सीएम दोपहर बाद 3 बजे रवाना होंगे। लालू यादव और तेजस्वी यादव भी बेंगलुरु जाएंगे, विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, मंत्री संजय झा और आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा भी बेंगलुरु जाएंगे। आपको बता दें कि आज और कल
बेंगलुरु में विपक्ष की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतियों पर चर्चा होगी। बैठक को लेकर बेंगलुरु में बड़ी तैयारी की गई है। नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने विपक्षी एकता की बैठक पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2024 में भी देश में कमल खिलेगा। ये विपक्ष के लोग कभी भी देश में चुनाव नहीं जीत सकते हैं। कमल तो कीचड़ में भी खिलता है। ये देखा गरीबों का कीचड़, यहां भी कमल खिल रहा है और कमल ही खिलेगा देश भर में। ये जितने पंजा और छक्का और जितना है, ये जनता का दुश्मन है, जिन्होंने 70 सालों में आज़ादी के बाद 70-75 सालों में देश को ठगा है। खानदानवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले ये देश का भला नहीं कर सकते। देश के लोकतंत्र के दुश्मन जिन्होंने आपातकाल देश में लागू किया, वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे, उनके गोद में बैठ करके। और बिहार की सरकार यह जो जंगल राज लाने का फिर से सोच रही है, भारतीय जनता पार्टी जंगल राज देश में बिहार में नहीं लाने देंगे और उसके लिए हम सभी कटिबद्ध हैं। इस लड़ाई को गांव-गांव ले जाएंगे। लगातार हो रही दुर्घटनाओं के मद्देनजर पटना के मरीन ड्राइव पर लहरियाकट बाइकर्स और हाई स्पीड गाड़ियों के परिचालन को लेकर ट्रैफिक पुलिस अभियान चला रही है। पटना की ट्रैफिक एसपी के नेतृत्व में यह अभियान शुरू किया गया है। हर दिन लाखों रुपए जुर्माना वसूला जा रहा है। द्वारा अटल पथ एवं मरीन ड्राइव पर विशेष चेकिंग अभियान चला रहा है। इसी क्रम में आज हम लोग हाई स्पीड बाइक, ओवर स्पीडिंग बाइक का चालान देख रहे हैं। ये अभी तक फाइन काटे। ये अभियान प्रतिदिन चलाया जा रहा है। प्रतिदिन आप लोग देखिएगा कि सड़क पर 4 इंटरसेप्टर व्हीकल शाम के वक्त खड़ा होता है एवं प्रतिदिन लगभग 1 लाख रुपए का फाइन यहाँ काटा जा रहा है, ओवर स्पीडिंग एवं अन्य चालान का। कितना फर्क पड़ रहा है लोगों पे धीरे धीरे सुधार आ रहा है। आप देखिएगा प्रतिदिन यहाँ कमी आ रही है शमन की गई राशि में। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की, और ये बड़ी खबर बिहार के सियासत से जुड़ी हुई है। चिराग पासवान आज अमित शाह से मिल सकते हैं। चिराग और अमित शाह की मुलाकात तो हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात तो हो सकती है। एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को बीजेपी ने 18 जुलाई को जो एनडीए की बैठक होने वाली है दिल्ली में, उसके लिए निमंत्रण भेजा है। आपको बता दें कि दिल्ली में 18 जुलाई को एनडीए की यह बड़ी बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता दे, चिराग पासवान चाहते हैं कि एनडीए में शामिल होने से पहले, औपचारिक ऐलान से पहले सीटों पर सहमति बन जाए। हमारे साथ अमितेश जुड़े हुए हैं। अमितेश, कब मुलाकात हो सकती है? क्या कुछ जानकारी है चिराग पासवान और अमित शाह की मुलाकात को लेकर? देखिए, जो सूत्रों से खबर मिल रही है उसके मुताबिक आज चिराग पासवान अमित शाह की मुलाकात हो सकती है, क्योंकि कल ही एनडीए की बैठक होनी है। और इसके पहले चिराग पासवान चाहते हैं, उनके पार्टी के लोग चाहते हैं, जो पटना में बैठक हुई थी उस बैठक में भी ये इस बात पर सहमति बनी कि एनडीए की बैठक के पहले इस बात पर सहमति बन जाए बीजेपी के साथ कि चिराग पासवान की पार्टी जो एलजेपी रामविलास है, उससे कितनी सीटों पर चुनाव लड़ाया जा रहा है, कितनी सीटें उसके खाते में आ रही हैं लोकसभा चुनाव में। तो निश्चित रूप से एक दिन पहले उम्मीद है कि आज मुलाकात संभव है चिराग पासवान और अमित शाह के बीच में, क्योंकि कल एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसके लिए चिराग पासवान को निमंत्रण गया है। जेपी नड्डा की तरफ से पत्र भी गया है। उसके पहले आप देख सकते हैं कि इस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जो कि बीच में चिराग पासवान से 2 बार मिल चुके हैं, पहले पटना में मिले, उसके बाद दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई। तो निश्चित रूप से बीजेपी भी चाहती है चिराग पासवान को एनडीए के पाले में लाया जाए औपचारिक तौर पर। चलिए, इस मुलाकात पर नजर बनाए रखिए। हम मितेश, हम आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में